हेलो फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लासरूम विद आदित्य में। और दोस्तों, ये इन्वायरमेंट का वीडियो है। वन दरोगा की जो हम लोगों ने सीरीज शुरू करी है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो है। टॉपिक चलिए डिस्कस करते हैं, नया टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ऐसा जरूर करें, और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सिर्फ वन दरोगा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये आपका यूपीपीसीएस और यूपीएससी और इसके साथ में आरओ टेट, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं, वन डे एग्जाम होते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें जो टॉपिक है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक का नाम है आपका इकोसिस्टम, इकोटोन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन। देखिए, इकोटोन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें। ठीक है, तो इकोसिस्टम का पहला वीडियो अपलोड है ऑलरेडी, और बाकी जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन है उसको, और इसके साथ में इकोसिस्टम का जो कुछ शेष बचा है उसको इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय और उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसको हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाते हैं, या उसको कहते हैं। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि जितनी भी बायोटिक कम्युनिटी होती है, जीव समुदाय है और उसका जो एनवायरनमेंट है, ठीक, उसका जो कोरिलेशन की स्टडी होती है, ठीक है, वो आपस में किस प्रकार से जीव समुदाय वातावरण पे अपने प्रभाव डालता है, वातावरण उस पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है, इन दोनों की जो कमांडली स्टडी होती है, एक दूसरे के इफेक्ट्स जो एक दूसरे पर डालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो इसका प्रतिपादन किया था सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल नाम के वैज्ञानिक ने 1866 में, 1866 में। ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आधुनिक पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो मॉडर्न जो इकोलॉजी है उसकी स्टडी जो सिस्टमैटिक वे पे की, वो यूजीन ओडम ने की, तो इनको, यूजीन ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक, यह परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा यूजीन ओडम ने दी है। तो जो फादर ऑफ द मॉडर्न इकोलॉजी हैं वो यूजीन ओडम है, और ओडम की जो परिभाषा है वो ये कहते हैं, जो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी है, प्रकृति की संरचना, नेचर का जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो फंक्शनलिटी है, उसकी प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से काम करती है, जब इसका अध्ययन करते हैं उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, ये आपकी ओडम की परिभाषा है। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पारिस्थितिकी के कितने प्रकार के कारक होते हैं, तो पारिस्थितिकी के, इकोलॉजी के दो फैक्टर्स होते हैं, दो कारक होते हैं। ठीक है, इसका पहला कारक जैविक कारक है, यानी कि अजैविक कारक है, एबायोटिक कंपोनेंट है, और दूसरा जैविक कारक है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया एजी टेंसले नाम के साइंटिस्ट ने 1935 में। कहीं कहीं पे 1936 भी दिया है, तो मोस्ट प्रोबब्ली 1935-36 इस तरीके से आपको फिगर मिलेगा देखने को। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, एजी टेंसले के अनुसार भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार जिसकी संरचना अजैविक तथा जैविक घटकों से होती है। ठीक है, अजैविक और जैविक घटकों से होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो जो आपके टेंसले हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को ये परिभाषित करते हैं कि भौतिक तंत्र यानी कि एक फिजिकल सिस्टम बना हुआ है, एक विशेष प्रकार का यूनिट है, और उसमें अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर के एक उस फिजिकल सिस्टम की रचना हुई है, उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। एक पारिस्थितिकी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इकोसिस्टम उसका पार्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो पारिस्थितिकी जो है वो बहुत बड़े लार्ज कॉन्टेक्स्ट में आता है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र एक यूनिट का अध्ययन है। ठीक, याद रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी और पारितंत्र में कौन सा बड़ा है, वही जो मैंने अभी बात बोली, ये पारिस्थितिकी जो है वो ज्यादा बड़ा है, और पारिस्थितिकी तंत्र उसका एक भाग है या उसका एक छोटा सा पार्ट है, ये याद रखिएगा। फिर कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का सिस्टम है, तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुले प्रकार का तंत्र है, खुलापन तंत्र है या बंद तंत्र है, तो ये ओपन सिस्टम है। ठीक, याद रखिएगा, एनर्जी का फ्लो होता रहता है, ये ओपन सिस्टम का पार्ट है। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है।
पारिस्थितिकी तंत्र के तीन मूल संगठक कौन कौन से हैं? तीन मेजर कंपोनेंट जो है पारिस्थितिकी तंत्र के हैं। पहला अजैविक या भौतिक संगठक के रूप में, कंपोनेंट के रूप में कंसीडर करते हैं। तीसरा जैविक संगठक है और दूसरा जैविक संगठक और तीसरा जो है वो ऊर्जा संगठक के रूप में कंसीडर की जाती है। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है, अर्थात एक इकाई के रूप में मिलता है। ठीक, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो एक यूनिट के रूप में आपको पूरे जीवमंडल में यानी कि बायोस्फीयर में आपको एक यूनिट के रूप में मिलेगा। जैसे तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, झील का पारिस्थितिकी तंत्र, खेत का पारिस्थितिकी तंत्र, जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र, तो एक यूनिट के रूप में आपको पारिस्थितिकी तंत्र मिलता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई है। कार्यशील यानी कि उसमें डायनेमिकनेस है, यानी कि अगर वो डायनेमिक नहीं होगा, क्रियात्मक नहीं होगा, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो एक कार्यशील इकाई के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र को कंसीडर किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इनकी स्वयं की उत्पादकता होती है, यानी कि खुद की प्रोडक्टिविटी है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं और इनकी अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी होती है। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उनसे कुछ ना कुछ उत्पन्न होता रहेगा। ठीक है, नवीन आपको संसाधन प्राप्त होते रहेंगे। अगर किसी भी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में अगर आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है तो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं हो सकता। ठीक, ये याद रखिएगा। जैसे एक पौधे से दूसरा पौधा उत्पन्न होगा, ठीक, तो ये डायनेमिकनेस जो है, गत्यात्मकता, ये बनी रहनी चाहिए। ठीक, तभी वो पारिस्थितिकी तंत्र बन सकता है। उसमें डायवर्सिटी का क्लासिफिकेशन या डायवर्सिटी जो है वो आपको दिखनी चाहिए। तो गत्यात्मकता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उत्पादकता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी पारिस्थितिकी तंत्र का यूनिट के रूप में। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक के रूप में भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक घटक आते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं? भौतिक है, फिजिकल कंपोनेंट है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है और ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। भौतिक घटक के रूप में किसे कंसीडर किया जाता है? तो भौतिक घटक के रूप में प्रकाश आता है, तापमान आता है, आर्द्रता आती है, स्थलाकृति आती है यानी कि लैंड स्ट्रक्चर आता है, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर आता है। ठीक, याद रखिएगा। ये आपके भौतिक घटक के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। फिर अगला देखिए, अकार्बनिक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के क्या अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो उसमें जल आएगा, मिट्टी आएगी, वायुमंडलीय संगठन यानी कि एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, जो गैसेस होती हैं, ठीक है, वो कितनी कितनी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है वगैरह, खनिज आएगा, मिनरल्स आएंगे और चट्टान आएगी। ये सब अकार्बनिक घटक के रूप में कंसीडर होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कार्बनिक घटक के रूप में क्या क्या आता है? कार्बनिक घटक के रूप में ह्यूमस आता है, ठीक है, जो जैविक, जैसे आप लोग जैविक खाद कहते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, पत्तों के, पौधों के सड़ने से, जानवरों के मर के सड़ने से, उनकी बॉडी का डिके होने से बनती है, वो ह्यूमस आती है। ठीक है, वसा आती है, फैट आता है, प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जैविक घटक के अंतर्गत और क्या आता है? जैविक घटक के अंतर्गत जो है, सॉरी, ये कार्बनिक घटक के अंतर्गत था, ह्यूमस, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। फिर जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ये जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, यानी कि सारे हरे पेड़ पौधे आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, यानी कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो आते हैं, अब घटक यानी कि डीकंपोजर्स आते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। डीकंपोजर्स के रूप में बैक्टीरिया और फंगस को कंसीडर किया जाता है। सारे हरे पेड़ पौधे क्या हैं? ये सारे हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं या ऑटोट्रोप्स के नाम से पुकारे जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, यानी कि वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा, ये याद रखिएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण जिस प्रक्रिया से करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो फोटो एनर्जी को, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी को मिला करके और आपका वो ग्लूकोज या स्टार्च तैयार कर लेते हैं, जो उनके भोजन के रूप में कंसीडर होता है, और इसके साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो प्राणदायी गैस के रूप में, यानी कि लाइफ गिविंग गैस के रूप में मानी जाती है। ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सा ऐसा जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? सारे हरे पेड़ पौधे ही
प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन एक जानवर भी है, फाइलम, एक जंतु विज्ञान में एक संघ है जिसे फाइलम प्रोटोजोआ कहते हैं, जिस परिवार का अमीबा है उसी परिवार का एक सदस्य है यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है। यही मात्र एक ऐसा जंतु है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला देखिए, जंतु और पौधों के मध्य की कड़ी कहते हैं यूग्लिना को। अब ये फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि प्लांट के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, और एनिमल भी है, ये फाइलम प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स को भी प्रदर्शित करता है, सेल के रूप में भी कंसीडर है, ठीक है, अमीबा की तरह। तो ये जंतु और पौधों के बीच की कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल एंड द प्लांट्स कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है प्रथम श्रेणी उपभोक्ता क्या है। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता जो है यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है। प्राइमरी कंज्यूमर जितने भी शाकाहारी जानवर हैं यानी कि हर्बीवोर्स हैं, वो सारे के सारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जो सिर्फ पौधों के को खा करके ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो सब प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में कंसीडर होते हैं। जैसे खरगोश, बकरी, गाय, हिरण, टिड्डा, जेब्रा, ये सब क्या आपके आ जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में कंसीडर होंगे। सब हर्बीवोर्स हैं, शाकाहारी हैं, ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर, चिड़िया, मकड़ी, सांप, जो छोटे मांसाहारी हैं, ठीक है, वो आपके द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता हैं, ठीक, या सर्वाहारी जो जंतु हैं वो द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता के रूप में कंसीडर, सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में कंसीडर होते हैं, ठीक। तो कुत्ता जो है रोटी भी खा लेता है और वो उसको मीट का टुकड़ा दीजिए तो मीट का टुकड़ा भी खा लेगा। तो वैसे ही अधिकतर जानवरों का है, चिड़िया गेहूं के दाने भी खा लेगी, लेकिन चिड़िया कीड़े भी खाती है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में कंसीडर होता है। मकड़ी जरूर सिर्फ इंसेक्ट्स को खाती है, तो छोटी है, छोटा जीव है जो इंसेक्ट्स पे आश्रित रहता है। इंसेक्ट्स क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स जो है पौधों पर आश्रित होते हैं जनरली, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा तृतीय श्रेणी उपभोक्ता क्या है, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता टर्शियरी कंज्यूमर्स है। टर्शियरी कंज्यूमर्स में शेर आता है, चीता आता है, बाघ आता है, जगुआर आता है, बाज आता है, यानी कि जो बड़े जानवर, जो बड़े शिकारी जानवर हैं, ठीक, आपके टॉप कार्निवोर हैं, ठीक, आपके जो टॉप कार्निवोर हैं वो सारे के सारे आपके तृतीय श्रेणी उपभोक्ता, जिनका शिकार स्वयं कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो दूसरे का शिकार कर सकते हैं, वो सब टर्शियरी कंज्यूमर्स के रूप में कंसीडर होंगे, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता सामान्यतः होते हैं सर्वोच्च मांसाहारी, जैसा अभी बताया सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं। फिर उसके बाद में देखिए, पौधों के उत्पाद और मांस दोनों प्रकार का भोजन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, ये सर्वाहारी हैं, ओमनीवोर्स हैं। मनुष्य भी सर्वाहारी प्राणियों में ही कंसीडर किया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। वो मीट और अनाज दोनों खा सकता है, पौधों के उत्पाद दोनों को खा सकता है। केवल मांस पर आश्रित जंतु क्या कहलाते हैं, वो मांसाहारी यानी कि कार्निवोर कहलाते हैं। फिर अपघटक क्या है, अपघटक जो कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने में सक्षम होते हैं, यानी कि जो प्लांट की बॉडी हो, एनिमल की बॉडी हो, किसी को भी ये सिंपल कंपोनेंट में बदल देते हैं, ठीक है, और मिट्टी में फिर से मिला देते हैं। तो ये आपका जीवाणु या कवक यानी कि बैक्टीरिया और फंगस के रूप में आपके कंसीडर होंगे, जो अपघटक कहलाते हैं, ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है विभिन्न पोषक स्तरों का श्रृंखलाबद्ध निरूपण क्या कहलाता है। तो एक कनेक्टिंग चेन जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल की है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता, साथ में इसके पहले सबसे पहले प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, देन द डिकम्पोजर्स। ये अगर एक चेन के रूप में चलते हैं तो एक खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। तो विभिन्न पोषक स्तरों का श्रृंखलाबद्ध निरूपण खाद्य श्रृंखला कहलाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कौन करता है, तो किसी भी फूड चेन का जो प्रारंभ है वो हमेशा स्वपोषियों के द्वारा यानी कि ऑटोट्रोप्स के द्वारा होता है। पेड़ पौधे सबसे पहले किसी फूड चेन में पहले स्थान पे आएंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है किसी खाद्य श्रृंखला का अंत कैसे होगा, तो किसी खाद्य श्रृंखला का अंत जो है हमेशा अपघटकों से होता है, डिकम्पोजर से होता है, लेकिन ये हिडन रहता है, इसको लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है कि कोई भी फूड चेन जो है हमेशा डिकम्पोजर से यानी कि बैक्टीरिया और फंगस से ही खत्म होगी, ठीक, याद रखिएगा। जनरली आपको फूड चेन में देखने को क्या मिलेगा, आपको ऑटोट्रोप से यानी कि स्वपोषियों से, इसके साथ में तृतीय श्रेणी तक के उपभोक्ता आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप देखिए फूड चेन किस तरीके से एक एग्जांपल देकर समझाया गया है, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, मोर, ठीक है। तो घास ऑटोट्रोप हो गई यानी कि स्वपोषी, टिड्डा घास पर आश्रित है तो प्रथम श्रेणी उपभोक्ता शाकाहारी है, मेंढक टिड्डे पर आश्रित है, ठीक है, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, सांप यहाँ पे द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, मेंढक पर आश्रित है, ये दोनों द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, मोर सांप को खा सकता है तो मोर यहाँ पे तृतीय श्रेणी उपभोक्ता के रूप में आ गया। तो खाद्य श्रृंखला के रूप में ये इस चेन को निरूपित किया गया है, ठीक, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि
विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के से निर्मित जाल को क्या कहते हैं? जब बहुत ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो उससे निर्मित जाल को खाद्य जाल यानी कि फूड वेब के नाम से पुकारा जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, अधिक सघन खाद्य जाल प्रदर्शित करता है। जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाल होता है, बहुत ज्यादा घना जाल होता है, बहुत ज्यादा डेंस वेब होता है, ठीक है, फूड चेन्स का, ठीक है, आपस में खूब मिली हुई होती हैं और एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। तो ऐसे सिस्टम अगर बन रहा है किसी भी इकोसिस्टम में या इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र के यानी कि इकोसिस्टम की मोर स्टेबिलिटी को, मैक्सिमम स्टेबिलिटी को शो करता है, क्योंकि भोजन के अवसर ज्यादा होते हैं, भोजन की उपलब्धता ज्यादा होती है, ठीक है, तो एक दूसरे को खाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो जीवन को जीने का जो स्थायित्व होता है, जो जीवन को जीने का समय होता है वो अधिक मिल सकता है। ठीक है, अगर लिमिटेड मात्रा में फूड अवेलेबल होगा तो फिर जीवन थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी फूड की अच्छी होगी तो जितना कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी होती है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है फूड वेब में, तो वो इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल माना जाता है। ठीक, याद रखिएगा, उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है किसी घास का मैदान, ठीक है, किसी घास का मैदान, एक खेत, एक जंगल, एक झील, समुद्र, एक ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी, जहां पे नदी और समुद्र मिलते हैं आपस में, ठीक है, नदी का जो मुहाना होता है वहां पे एस्चुरी का निर्माण होता है, कुछ जगहों पे कहीं पे डेल्टा बनता है, कहीं एस्चुरी बनती है, तो वही ज्वार नदमुख की बात कर रहे हैं। ज्वार नदमुख आदि उदाहरण है पारी तंत्र के, तो ये आपके इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं। ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो करती है। ठीक, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो होता है ऊर्जा के 10% के नियमानुसार। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर तक कितने प्रतिशत स्थानांतरित होती है? महज 10% जो है ऊर्जा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, शाकाहारी से द्वितीय मांस श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता तक 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है। शेष 90% कहां चली जाती है? शेष 90% वाइटल एक्टिविटी में, जैविक गतिविधियों में, जानवर पौधे की जैविक गतिविधियों में, ठीक है, बड़े होने, सेल डिवीजन में, ठीक है, उसके बच्चे होने में, ठीक है, ये सब एनर्जी उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में, इस सब में, उसके वाइटल एक्टिविटीज में, ठीक है, उत्सर्जन और श्वसन आदि क्रियाओं में वो एनर्जी खर्च हो जाती है। तो इसी को एनर्जी के 10% का रूल कहते हैं। जो एनर्जी सेव होती है बॉडी में वो 10% ही ट्रांसफर होती है अगले ट्रॉपिक लेवल को। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ऊर्जा स्थानांतरण के संदर्भ में 10% का नियम किसने दिया था? तो ऊर्जा ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में, तो ऊर्जा ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में ऊर्जा स्थानांतरण के संदर्भ में 10% का नियम रेमंड लिंडमैन ने दिया था, 1942 में दिया था कि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर होगी, बाकी वाइटल एक्टिविटी में खर्च हो जाएगी। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न पोषक स्तरों का त्रिभुजाकार चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है? ट्रायंगुलर शेप द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स कॉल्ड पारिस्थितिकी पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। विभिन्न पोषक स्तरों का त्रिभुजाकार चित्रीय निरूपण, ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पारिस्थितिकी पिरामिड दिखाई पड़ रहा है। कह रहा है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र, किसी पारिस्थितिकी पिरामिड के विभिन्न भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो भाई आधार होता है, ये आपको आधार दिखाई पड़ रहा है, ये बेस है, ठीक है, तो बेस होता है। इसके अलावा बेस होता है, इसके अलावा पोषक स्तर होते हैं, ये ट्रॉपिक लेवल्स हैं, ठीक है, ये आपको ट्रॉपिक लेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता दिखाई पड़ रहा है, और शीर्ष होता है, एपेक्स होता है। तो अगर हम देखें तो किसी भी पारिस्थितिकी पिरामिड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ट्रायंगुलर शेप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल पिरामिड। तो सबसे आधार नीचे होगा, यहाँ पे उत्पादक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि हरे पौधे आधार में होते हैं। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता में, ये प्रथम श्रेणी उपभोक्ता इसके अगले लेवल पे होंगे, एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, इसको प्रथम श्रेणी उपभोक्ता होंगे या शाकाहारी होंगे। फिर इसके अगले लेवल पे द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता होंगे, ओमनिवोर्स होंगे। फिर तृतीय श्रेणी में जो है वो आपके सर्वोच्च मांसाहारी होंगे, यानी कि टॉप कार्निवोर होंगे। इनका एरिया जरूर कम होगा, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक होगा, ये याद रखिएगा। इनका जो प्रभाव व्यापक होगा तो इसीलिए इनको सबसे ऊंचाई पे स्थान दिया गया है, ठीक है। शेर किसी जंगल में, किसी एक लिमिटेड जंगल में, मान लीजिए 10
वर्ग किलोमीटर का कोई जंगल है तो वहां पे एक ही शेर पर्याप्त है। तो बाकी शाकाहारी और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को संख्या को कंट्रोल करने के लिए, ठीक, याद रखिएगा। तो जितने सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं उनको ट्रॉपिक लेवल में या इकोलॉजिकल पिरामिड में हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, एरिया उनका टॉप पर होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये आपका इकोलॉजिकल पिरामिड इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सामान्यतः सीधे पिरामिड के आधार पर प्राप्त होते हैं। तो सीधा एक पिरामिड था, यहाँ पे आधार पे आपको क्या प्राप्त हुआ था, पौधे प्राप्त हुए थे, यानी कि शाकाहारी पौधे यानी कि आपके उत्पादक प्राप्त होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव यानी कि पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि सामान्यतः सीधे पिरामिड के शीर्ष पर प्राप्त होते हैं सर्वोच्च मांसाहारी, जैसा अभी बताया था, सीधे पिरामिड के शीर्ष पर आपको सर्वोच्च मांसाहारी मिलेंगे। तो इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या आधारित पिरामिड, जैव भार आधारित पिरामिड और ऊर्जा आधारित पिरामिड, यानी कि नंबर बेस्ड पिरामिड, बायोमास बेस्ड पिरामिड और एनर्जी बेस्ड पिरामिड। 3 प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड को कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्पादक और विभिन्न पोषक स्तरों के मध्य आधारित संबंध निरूपित किया जा सकता है संख्या आधारित पिरामिड से। तो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स और विभिन्न पोषक स्तरों के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन है, ट्रायंगुलर शेप रिप्रेजेंटेशन है, वो संख्या आधारित पिरामिड से प्रदर्शित हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको एक यहाँ पे पिरामिड दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, घास बड़ा एरिया है, यहाँ पे उत्पादक आ गए आधार में, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता के रूप में टिड्डा आ गया, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता के रूप में यहाँ पे मेंढक आ गया, टिड्डों की संख्या से कम मेंढक की संख्या है, और फिर सर्वोच्च मांसाहारी के रूप में इस एग्जाम्पल में सांप आ गया यहाँ पे तृतीय श्रेणी उपभोक्ता के रूप में। तो सांप मेंढक से कम होंगे तो एरिया और कम हो गया, लेकिन सांप का प्रभाव व्यापक है, इस कारण से सांप की संख्या कम है, ठीक। तो ये आपका नंबर बेस्ड पिरामिड है। सबसे ज्यादा घास होगी किसी मैदान में, फिर उसको खाने वाले टिड्डे घास से कम होंगे, फिर मेंढक होंगे टिड्डों से कम, और मेंढक से कम आपके सांप होंगे। तो ये यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिखा रहा है कि जो आपका संख्या आधारित पिरामिड है किसी घास का, तो इस तरीके से बन सकता है किसी घास के मैदान का, ठीक। तो संख्या आधारित पिरामिड इस तरीके से रहता है। फिर देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है घास का मैदान, ठीक है, घास का मैदान कह रहा है घास का मैदान एक खेत का पिरामिड, ठीक है, तालाब, झील, जंगल का संख्या आधारित पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, ठीक, याद रखिएगा, सीधा बनेगा। घास के मैदान में घास ज्यादा होगा, जंगल में पेड़ ज्यादा होंगे, ठीक है। झील और तालाब में फाइटोप्लैंक्टॉन्स यानी कि पादप प्लवक ज्यादा होंगे, ठीक है, यानी कि शैवाल, सूक्ष्म शैवाल जिनको शाकाहारी मछलियां खाती वो ज्यादा होंगे। जंगल में पेड़ ज्यादा होंगे, खेत में गेहूं के पेड़ ज्यादा होंगे, उन पे आश्रित कीड़े कम होंगे, फिर उस पे आश्रित चिड़िया जो द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है वो कम होंगी उनसे, फिर उसके बाद में बाज जो होगा वो उनसे कम होगा, 1-2 होंगे शिकारी पक्षी जो बड़े शिकारी पक्षी होते हैं। इस तरीके से आपको ये 3-4 एग्जाम्पल याद रखने हैं जो कि सीधा पिरामिड को रिप्रेजेंट करेंगे। घास का मैदान, खेत, तालाब, झील, जंगल, ये सब हमेशा सीधा बनेगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी घास के मैदान के पिरामिड में ऊपर की तरफ अर्थात आधार से शीर्ष की तरफ चलने पर संख्या घटती है और आकार बढ़ता है। तो संख्या घटेगी, ठीक है, जब आप किसी घास के मैदान में के पिरामिड में या किसी भी इस तरीके की पिरामिड में जो सीधा है संख्या आधारित, जब आप ऊपर की तरफ यानी कि शीर्ष की तरफ चलेंगे तो संख्या कम हो जाएगी लेकिन शेप बढ़ जाएगा उस जीव का, ठीक, ये याद रखिएगा, आकार बढ़ जाएगा, उसका प्रभाव भी व्यापक हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। किसी एक पेड़ का संख्या आधारित पिरामिड कैसा बनेगा। तो ये किसी पेड़ का एक संख्या आधारित पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, ये उल्टा, ये एक्सेप्शनल केस में आ गया, तो आपको ये याद रखना है, किसी एक पेड़ का संख्या आधारित पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पेड़ है बरगद का, यहाँ पे ये पिरामिड उलट गया, एक पेड़ है बरगद का, अब उस पेड़ पर बहुत सारे तोते या पक्षी रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तोतों की संख्या पेड़ से ज्यादा हो गई, फिर उस पक्षियों के शरीर पर उनके खून चूसने वाले कीड़े रहते हैं, परजीवी रहते हैं, ठीक है,
तो उनकी संख्या इन पक्षियों से ज्यादा हो गई। फिर उसके बाद में उन परजीवियों के अंदर हाइपर पैरासाइट रहते हैं, यानी कि हाइपर परजीवी रहते हैं, यानी कि उनके अंदर खुद बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं उन परजीवियों के अंदर, उनको हाइपर परजीवी कहा जाता है। तो उनकी संख्या उनसे ज्यादा हो गई, तो एक सामान्य कंडीशन जो संख्या की थी वो पलट गई, ठीक है। तो इसलिए किसी एक पेड़ का पिरामिड संख्या आधारित हो गया उल्टा, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक पेड़ के उल्टे पिरामिड, एक पेड़ के उल्टे पिरामिड में शीर्ष नीचे की ओर और आधार ऊपर की ओर हो जाता है। उल्टे शीर्ष पर एक पेड़ होता है, जबकि उल्टे आधार पर प्राप्त होते हैं क्या, पक्षी या परजीवी कीट, ठीक है। तो पक्षी प्राप्त होंगे या परजीवी कीट प्राप्त होंगे, जो कि कहां रहते हैं, जो कि उन पक्षियों के ऊपर रहते हैं, और पक्षी कहां रहते हैं, उस पेड़ के ऊपर रहते हैं। तो अभी जो मैंने समझाया था वही चीज है। फिर कह रहा है देखिए, जीव संख्या को उनके भार से गुणा करने पर जो हमें मिलता है वो जैव भार, बायोमास मिलता है। तो जितनी भी जीव संख्या है, ठीक है, उससे अगर हम भार से गुणा कर दें तो हमें बायोमास यानी कि जैव भार मिल जाएगा। अब ये जो बायोमास होता है ये दो प्रकार का होता है, नॉर्मल, ठीक है, और एक ड्राई बायोमास, ठीक, शुष्क जैव भार। तो अगर पानी के मॉलिक्यूल्स को अलग कर दें शरीर से तो आपको जो बायोमास मिलेगा वो ड्राई बायोमास है, नॉर्मल पानी के साथ में नॉर्मल बायोमास है, ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, मतलब उसके भार को उनकी संख्या से गुणा करना तो आपको बायोमास यानी कि जैव भार मिल जाएगा। अगला पॉइंट देखिए कह रहा है कि जैव भार आधारित किसी जंगल का पिरामिड, घास का मैदान का पिरामिड, एक खेत का पिरामिड बनता है हमेशा सीधा। अगर कोई जंगल है, घास का मैदान है, ठीक है, तो एक खेत है, तो उसका जैव भार आधारित पिरामिड सीधा बनेगा। अब देखिए ये एग्जांपल यहाँ पे पिरामिड के रूप में आ गया। तो घास जो होगी वो ज्यादा होगी किसी भी मैदान में, जाहिर सी बात है, उस पे चरने वाले हिरण कम होंगे उनसे, ठीक है। फिर उसके बाद में भेड़िया उनसे कम होंगे, शेर उनसे कम होंगे, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता के रूप में यहाँ पे कंसीडर हो गया, ठीक है। लेकिन अब घास को आप तौलोगे तो हमेशा घास का वजन ज्यादा होगा हिरण और भेड़िया और शेर से, ठीक है। तो ये पिरामिड हमेशा भार के आधार पर सीधा बनेगा, उत्पादक नीचे रहेंगे, फिर प्रथम श्रेणी, फिर द्वितीय श्रेणी, फिर तृतीय श्रेणी उपभोक्ता के रूप में यहाँ पे इस तरीके से जैव भार आधारित पिरामिड में आपका खेत का पिरामिड, जंगल का पिरामिड और घास के मैदान का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, ठीक, ये याद रखिएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी झील का पिरामिड, किसी तालाब का पिरामिड, ठीक है, झील का पिरामिड, तालाब का पिरामिड, ठीक, इसके साथ में समुद्र का पिरामिड, ठीक, जैव भार आधारित पिरामिड जो है वो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक, याद रखिएगा, उल्टा बनता है। ये आपका यहाँ पे एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा है। देखिए अब एक झील है, तो झील में फाइटोप्लैंक्टन्स ज्यादा होंगे, ठीक है, शैवाल ज्यादा होंगे, सूक्ष्म शैवाल, जिनको शाकाहारी मछलियां खाती हैं, शाकाहारी को मध्यम आकार की, मांसाहारी मछलियां खाती हैं, मध्यम आकार की मछलियों को बड़ी मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी मछलियां खाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर भार के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उत्पादक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि पादप प्लवकों की संख्या जो है, उनका भार जो है वो संख्या तो ज्यादा होगी लेकिन उनका भार कम हो जाएगा। जब आप उनको तौलेंगे तो भार उनका कम मिलेगा। एक व्हेल से आप सूक्ष्म शैवाल की तुलना नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये कंडीशन उलट जाएगी, यही झील में, तालाब में और आपका समुद्र में ये। फिर उसके बाद में शाकाहारी मछलियां, भार उनका ज्यादा होगा इन फाइटोप्लैंक्टन से। फिर मध्यम आकार की जो सर्वाहारी मछलियां हैं, मांसाहारी मछलियां, वो और थोड़ी बड़ी होंगी, उनका भार और ज्यादा होगा। सर्वोच्च मांसाहारी मछलियां, बड़ी मांसाहारी मछलियां, व्हेल, शार्क जैसी, उनका वजन और ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन जो भार पे थी वो उलट गया। तो उल्टे पिरामिड जो जैव भार आधारित उल्टा पिरामिड है वो तालाब का बनेगा, झील का बनेगा और किसका बनेगा, समुद्र का बनेगा, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगले पॉइंट के रूप में कंसीडर कर रहा है कि जैव भार आधारित पिरामिड जैव भार आधारित उल्टे पिरामिड का कारण क्या होता है। जैव भार आधारित उल्टे पिरामिड का कारण क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो समुद्र में मिलते हैं, तालाब में मिलते हैं, सूक्ष्म शैवाल है जो तैरा करते हैं, ठीक है, तो वो आपके कहां चले गए हैं, वो आपके शीर्ष में आ गए हैं, उनका भार कम है, ठीक है। और ऊपर कौन चला गया, ज्यादा भार वाले जंतु चले गए, व्हेल, शार्क जैसी बड़ी मछलियां चली गई, ठीक, ये याद रखिएगा। तालाब में मिलने वाली बड़ी मछलियां चली गई ऊपर, ठीक है, भार के कारण से, नॉर्मल संख्या के कारण से नहीं, भार के कारण से, ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऊर्जा के 10% के नियमानुसार,
ठीक है। ऊर्जा आधारित पिरामिड कैसा बनेगा, तो ऊर्जा का अगर 10% का रूल अप्लाई करें किसी भी जैव भार आधारित में चाहे जैव संख्या आधारित में, तो एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनि डायरेक्शन में होता है। रेमंड के अनुसार अभी मैंने बताया था आपको, तो हमेशा यूनि डायरेक्शन में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होगा। आपको इस पिरामिड में दिखाई पड़ा एक ही दिशा में एनर्जी फ्लो करेगी। तो उत्पादक नीचे होंगे जो सूर्य की ऊर्जा को ट्रैक कर सकते हैं, फिर उसको शाकाहारी उन पर डिपेंड होंगे, फिर उसके बाद में उस पर मांसाहारी डिपेंड होंगे, मध्यम आकार के सर्वाहारी डिपेंड होंगे, फिर सर्वोच्च मांसाहारी होंगे। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा 10% की ऊर्जा के नियमानुसार एक ही डायरेक्शन में जाएगा। 10% की ऊर्जा ट्रांसफर होगी हर ट्रॉपिक लेवल को, शेष 90% जो ऊर्जा है वो उनके जैविक गतिविधियों में नष्ट हो जाएगी। ठीक, याद रखिएगा। तो ये ऊर्जा आधारित पिरामिड, चाहे वो किसी खेत का हो, घास के मैदान का हो, जंगल का हो, तालाब का हो, समुद्र का हो, हमेशा सीधा ही बनेगा। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये पिरामिड अवधारणा केवल चरवाही खाद्य श्रृंखला के लिए सही है। ठीक है, तो पिरामिड की जो अवधारणा है, ठीक है, किसी घास के मैदान, चरवाही जो जहां पे जंतु चरते हैं उनके लिए ही सही मानी जाती है। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में जैविक समुदायों खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में जैविक समुदायों में विभिन्न तत्वों का शरीर में एकत्र होना क्या कहलाता है, जैव संचयन, यानी कि बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। बायो एक्यूमुलेशन का तात्पर्य होता है कि फूड चेन में बहुत सारे केमिकल्स पौधे नीचे से जमीन से ग्रहण करता है, पानी से ग्रहण करता है, ठीक है, वो उसके शरीर में संचित हुए और फिर उसको खाया शाकाहारी ने, तो शाकाहारी के शरीर में संचित हो गए, फिर शाकाहारी से वो द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता में गए तो उसमें संचित हो गए, फिर तृतीय श्रेणी में उपभोक्ता में गए तो उसमें केमिकल संचित हो गए। जैसे यूरिया खाद गेहूं में डाली जाती है, ठीक है, तो क्या हम लोग के अंदर यूरिया नहीं जा रही, हम लोग के अंदर भी यूरिया जा रही है। तो यूरिया का हम लोग के अंदर कंसंट्रेशन हो रहा है, उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो यही जो प्रोसेस है, यही बायो एक्यूमुलेशन है। तो बायो एक्यूमुलेशन जीवधारियों द्वारा, पौधों द्वारा अपने अंदर जो रसायनों का संचय कर लिया जाता है उसी को हम लोग जैव संचयन यानी कि बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, ये याद रखिएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जैव संचयन का कारण क्या होता है, संचयन का कारण है क्योंकि कुछ तत्व उनकी अर्ध आयु अधिक होती है, हाफ लाइफ कुछ तत्वों की अधिक होती है, यानी कि वो अपने प्रारंभिक मात्रा जो उनकी होती है वो जितने समय में अपने प्रारंभिक मात्रा के आधे रह जाते हैं उसको हाफ लाइफ कहते हैं। तो ऐसे कुछ तत्व बहुत लंबे समय तक नेचर में बने रहते हैं, मिट्टी में बने रहते हैं, पानी में बने रहते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय बाद अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा होते हैं तो पौधे उनको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन ये बायो एक्यूमुलेशन का मेन रीजन है कि उनकी जो हाफ लाइफ है वो कुछ तत्वों की अधिक होती है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि जैव संचयन के सामान्य और अनिवार्य प्रक्रिया है, तभी पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल जैव संचयन, भाई पौधा अगर मान लीजिए खाद ग्रहण कर रहा है तो वो अगर आप खराब तत्व ग्रहण कर रहे हैं, खराब तत्व मृदा में पड़े हुए, इसीलिए बायो फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो अगर खराब तत्व पड़े हुए पौधा उनको भी घसीटेगा, लेकिन वो सिर्फ खराबी तत्वों को थोड़ी ना घसीट रहा है। ठीक है, हानिकारक आर्सेनिक जैसे तत्व जो जमीन में पड़े हुए हैं मान लीजिए सिर्फ उन्हीं को नहीं घसीट रहा, वो अच्छे तत्वों को भी घसीट रहा है। जैसे विटामिन जो हम लोग के शरीर में पहुंचते हैं वो इसी जैव संचयन प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचते हैं, जैसे ए डी के, ठीक है, ये जैव संचयन की प्रक्रिया से के माध्यम से पहुंचते हैं। तो जैव संचयन में जो विटामिन डी जैसे हैं तो वो हम लोग की बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, बनाती है, ठीक, तो हम लोग के शरीर में रहता है, किसी दूसरे जानवर के शरीर में रहता है, अंडे में रहता है, तो वो उसके माध्यम से हम लोग के शरीर में पहुंचता है। ठीक, याद रखिएगा, जैव संचयन जमीन के माध्यम से पौधा ले ले या किसी अन्य प्रोसेस से बॉडी उसको खुद सिंथेसाइज कर ले तो वो बॉडी में स्टोर बना रहता है, इसी प्रक्रिया को जैव संचयन कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। जैसे कैल्शियम, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कैल्शियम लंबे समय तक शरीर में रहने वाला तत्व है जो जैव संचयन के माध्यम से संचित होता है शरीर में। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि जब खाद्य श्रृंखला में शामिल होकर विषैले तत्व या हानिकारक तत्व अपनी सामान्य पर्यावरणीय मात्रा से अधिक शरीर में एकत्र हो जाते हैं तो इसी को जैव आवर्धन यानी कि बायो मैग्निफिकेशन कह देते हैं। यानी कि जो आर्सेनिक जैसे तत्व हैं जब जरूरत से ज्यादा मात्रा में बॉडी में एकत्र हो गए, यूरिया जरूरत से ज्यादा मात्रा में बॉडी में एकत्र हो गई, तो इस प्रोसेस को जो जैव संचयन की प्रक्रिया के माध्यम से हो रही है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, जो बॉडी के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, किसी भी शरीर में अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में चले गए। फिर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या दे रहा है, डीडीटी, जैसे डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन जो है डीडीटी, जो कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जल में अघुलनशील
घुलनशील है, लेकिन लिपिड और वसा में घुलनशील है। ये सामान्य उदाहरण है जैव आवर्धन का, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन का। और ये पौधों के माध्यम से जब शरीर के अंदर पहुंचता है तो बहुत दिक्कत पैदा कर देता था, नए रोग उत्पन्न कर देता था, इसीलिए डीडीटी को बैन किया गया। किस सन में बैन किया गया, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, फिर अगला पॉइंट देखिए, डीडीटी का जैव आवर्धन समुद्र के पानी में अधिक होगा और अंतिम पोषक स्तर मछली में अधिक होगा। तो समुद्र के पानी में डीडीटी अगर आप घोल दें तो ज्यादा, क्योंकि वो एक बड़ा सिस्टम है, ओपन सिस्टम के रूप में, इकोसिस्टम के रूप में, उसमें बायोमैग्निफिकेशन अधिक हो जाएगा और इसके साथ में अंतिम पोषक स्तर जो वेल मछली या शार्क है, जो टॉप लेवल में है इकोलॉजिकल पिरामिड में, ठीक, उनमें ज्यादा मात्रा में डीडीटी मिलेगा, क्योंकि लास्ट में वो वहीं जाएगा, उनका शिकार तो कोई कर नहीं सकता। तो ये चीज है, ठीक, ये याद रखिएगा। फिर देखिए पारितंत्र की जो उत्पादकता है, ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसको कंसीडर करिएगा, ठीक है, और जरूर देखिएगा। पारितंत्र की उत्पादकता मापी जाती है किसमें, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर या ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर में ये पारितंत्र की उत्पादकता को मापा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि जलीय पारितंत्र की उत्पादकता का कारण क्या है। तो जलीय पारितंत्र की उत्पादकता अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, उसको कैसे मापते हैं, तो शैवाल क्षेत्र और रिफ जो होते हैं, उन क्षेत्रों की उत्पादकता कितनी होती है, पारितंत्र की 2 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होती है, दलदल की 15 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में झील या धारा की 0.02 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। सबसे कम खुले समुद्र के मध्य का जो एरिया होता है वहां पे 0.003 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। फिर सदाबहार वर्षा वन जो होते हैं, 4 बजे जो सर्वाधिक बारिश होती है वहां पे 36 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। फिर मरुस्थल या टुंड्रा और अल्पाइन में सबसे कम उत्पादकता आपको देखने को मिलती है, ठीक है, 0.67 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद में वर्षा वनों में को लंबे समय तक बिना परिवर्तन के रखा जा सकता है यदि उनमें मानव हस्तक्षेप ना करे। तो वर्षा वन जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उनको लंबे समय तक बिना परिवर्तन के रख सकते हैं अगर मनुष्य उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, ये भी याद रखिएगा इसमें। और इकोसिस्टम पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।